नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। खबर यूपी के अमरोहा से है, जहां पर 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने गजरौला में गौशाला और सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण करके उनकी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके बाद से आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने समाजवादी पार्टी और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। ब्रजेश पाठक ने कहा कि सपा शासन में गुंडाराज हावी था, जबकि वर्तमान सरकार सुशासन और कानून व्यवस्था को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग जनता के बीच भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन देश और प्रदेश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जता रही है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में किसी भी प्रकार की अराजकता और गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राहुल गांधी जी हो या कांग्रेस के दूसरे नेता हो, वो भयंकर फ्रस्ट्रेशन तनाव में गुजर रहे हैं। उनको अच्छी तरह पता है कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत में गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन का भरोसा जीता है और उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में बेहतर कानून व्यवस्था के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा वर्ल्ड क्लास बनकर के तैयार हुआ है। ये अमरोहा के लोग भी जानते हैं, आप सभी जानते हो। इसी राज्य में 17 से पहले हालात क्या थे। आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की हम चर्चा कर रहे हैं, और उस समय 17 से पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया होता था। अमरोहा में गुंडों की भरमार थी, सड़क पर माताओं बहनों का निकलना मुश्किल था। और तो आप जानते, सरकारी ठेकों की लूट होती थी, जमीन दुकान कब्जा होते थे। समाजवादी पार्टी के लोग नारा लगाते थे, समाजवादी पार्टी का नारा है खाली प्लाट हमारा है। अब कानून व्यवस्था दुरुस्त है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बेहतर से बेहतर हो रहा है, और उत्तर प्रदेश के लोगों की प्रतिबद्धताएं 3 गुनी हो चुकी है। हम पूरे प्रदेश को, खासकर अमरोहा को सर्वश्रेष्ठ जनपद नंबर 1 का जिला बनाएंगे, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में पूरे भारत में, दुनिया में भारत की साख बढ़ी है। आज हम 11वें नंबर से निकल करके चौथे और तीसरे नंबर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आर्थिक क्षेत्र में, रक्षा क्षेत्र से लेकर के कृषि क्षेत्र और इसके अलावा मेडिकल साइंस, हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने, देश ने बड़ी छलांग लगाने का काम किया है। राहुल गांधी। वहीं कौशाम्बी के जमालपुर गांव में चरगाह भूमि पर कथित अवैध खनन को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों का आरोप है कि भूमि से बड़े पैमाने पर मिट्टी का दोहन करके उसे गहरे गड्ढों में तब्दील कर दिया गया है, जिससे पशुओं और पर्यावरण दोनों पर गंभीर संकट मंडरा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि इसी चरगाह में इब्राहिमपुर गौशाला के लिए पूरे हरे चारों की खेती होती थी, लेकिन अवैध खनन से हरियाली और पेड़ पौधे नष्ट हो चुके हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से जेसीबी मशीनों को सीज करके दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्दी कार्रवाई नहीं हुई तो मंगलवार को कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा। उनका कहना है कि बारिश के दौरान बने गहरे गड्ढों में मवेशियों की जान भी जा सकती है। अम्बेडकर नगर में जिलाधिकारी कार्यालय के सामने स्थापित भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर लगे चश्मे के साथ छेड़छाड़ की सूचना मिलने पर प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारियों और पुलिस बल मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों ने स्थानीय लोगों के सहयोगों से हालातों को शांतिपूर्ण नियंत्रण किया और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की। प्रशासन का कहना है कि मामले की जाँच करके अराजकता फैलाने वालों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जनपद में शांति व्यवस्था पूरी तरह से सामान्य बनी हुई है। संभल के चंदौसी क्षेत्र में चोरों ने एक मकान को निशाना बनाते हुए करीब 25 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश घर की दीवार पर सीढ़ी लगाकर 2 मंजिला मकान में दाखिल हुए और 10 तोले से अधिक सोने के जेवरात, करीब आधा किलो चांदी और अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो गए। हैरानी की बात यह रही कि नीचे कमरे में सो रहे बुजुर्ग को पूरी रात चोरी की भनक तक नहीं लगी। अगले दिन सफाई के लिए पहुंची नौकरानी ने घर का सामान बिखरा देखा और घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। इलाके में हुई इस बड़ी चोरी से लोगों में दहशत का माहौल है। सर, मैं तो रात अपने इस रूम में सोता हूँ और सोया हुआ था। अच्छा खासी मुझे कोई आहट वगैरह कुछ नहीं हुई। अंदर से मैं 4:30 बजे घूमने के लिए जाता हूँ, ऊपर मैं एंट्री करता नहीं है। फ्रेश होकर कपड़े उपड़े ये पहन के मैं घूमने चला गया 4:30 बजे।
4:30 बजे के बाद मैं घूम के आया तो 6:30 बजे, पौने 5:30 बजे, मतलब पौने 6 के आसपास वो लड़की आती है पोंछा लगाने। पोंछा लगाने आई, मैंने उससे ये कहा था कि झाड़ू यहाँ की उसने लगा चुकी थी, पूरी ऊपर की लगाने जा रही थी। ऊपर की लगाने जाने के बाद वो मुझसे फिर एकदम नीचे आके बोली कि अंकल जी भाभी आ गई है। तो मैंने कहा नहीं तो कि अंकल जी सारे कपड़े अलमारी के बिखरे हुए पड़े हैं। तो तुरंत मैं ऊपर चढ़ा। ऊपर चढ़ने के बाद मैंने वही गेट देखा तो कहने लगी अंकल ये वाला गेट भी खुल गया है यहाँ से। चला गया आपको? अब मुझे तो पता नहीं, बहू है साहब, इनका चला गया। कहाँ रहते हो आप? क्या घटना हुई बताएं। हमारे घर रात में मैं मायके गई हुई थी, बाकी लोग बुआ जी के यहाँ गए हुए थे, बस पापा घर पे थे। रात को सुबह को छोड़ के सारा सामान निकाल के ले गए। लगभग कितने लोग? सारा घर था और दोनों के रूम में सारा गोल्ड चालू रखा हुआ था। कितना बड़ी टाइम होगा? लगभग बताओ, अंदाजा बता सकते कितने लाख की चोरी हुई है आपके यहाँ पे? और ऐसे तो नहीं कह सकते। आप लोग कहाँ थे? मैं मायके गई हुई थी। वो अभी लेट, बाकी सब आके भी देखेंगे तो उसके बारे में बता सकते हैं कितना। आपका कितना गोल्ड था? मेरा तो होगा 8-10 के आसपास तो होगा। 8-10 तोला है। 10 से ऊपर होगा। और क्या समझ आप लगभग चोर सामान चांदी के वही खबर यूपी कानपुर देहात से है, जहां पर रसूखाबाद थाना क्षेत्र में एक किसान ने जाति सूचक गाली गलौज, मारपीट और धमकी देने के मामले में पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। पीड़ित का कहना है कि उसने करीब 2 सप्ताह पहले थाने में तहरीर दी थी, लेकिन अब तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। किसान ने थाने में तैनात दरोगा राम सिंह पर आरोपियों से साठगांठ करके मामले को दबाने और उसे गुमराह करने का आरोप लगाया। पीड़ित ने सीओ और एसपी से भी शिकायत करके न्याय की गुहार लगाई है और जनसुनवाई पोर्टल पर भी मामला दर्ज कराया है और अब पीड़ित जो है वो पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष जांच करके कार्रवाई की मांग कर रहा है। मामला साहब, हम शाम को जा रहे थे, मेरी खेत में बोई थी मूंग, तो उसमें एक बहता बैल चल रहा था। हमने उसको हाथ दिया तो वहां के कुछ लोग थे जिन्होंने हमें जासूसक शब्द गालियां दी। तो हम अपने जा रहे जासूसक शब्द, हमने गाड़ी आड़ी ना दे भैया, अपने बैल निकाला अपने खेत से। इसके बाद हमसे चिपट के इनने मारकूट किया, जिसमें मान सिंह, बलवीर सिंह, सूरज वाह और देव उर्फ छोटे सनात ये लड़के हैं बाबू सिंह ठाकुर के। और इतनी चोटें हमारे गंभीर आई। और जब हम यहाँ से गए चौकी में हमारी एप्लीकेशन ले ली कि हमको भेज दिया कि आप थाने जाइए। जब मैं थाने पहुंचा तो हमारे डॉक्टरी के लिए एक कांस्टेबल लेके हमको अस्पताल पहुंचा। करीब 10-11 बजे, हमारी 12 बजे हमें थाने ले आए लोटार के डॉक्टरी करा के। और जब शाम को हमने कहा कि हमारे सर MCR करिए, तो वहाँ एक एसआई राम सिंह थे, उन्होंने बताया कि मुकदमा इंस्पेक्टर साहब लिखेंगे आके, वो है नहीं 8 दिन बाद आना, ये हमें बताई। 28 दिन जब मैं पहुंचा तो इंस्पेक्टर साहब हमें मिले, बोले कभी सुन बेटा। और राम सिंह जो एसआई है और इंस्पेक्टर के साठगांठ भाई हम पर बताई कि तुम्हारी जांच चौकी भेज दी। और चौकी इंचार्ज ने 2 बार जांच भेजी थाने, लेकिन उन्होंने इंस्पेक्टर साहब ने नहीं। फिर हम सीओ के पास गए। जब सीओ के पास गए कि बेटा जाओ तो वहां मुकदमा लिखो जाइए। सीओ ने भी उनसे कहा, लेकिन इंस्पेक्टर साहब ने पैसा लेन देन की वजह से मेरा मुकदमा टालते रहे आज तक। इसके बावजूद हम एसपी कप्तान के पास गए। कप्तान ने बोला कि आप इंस्पेक्टर के पास जाओ, सीधी बताओ जाए। अब जब वहां हमने बताई तो तुम कहीं वहां तक चले गए। हमें मतलब कितना रुपए लिया किसने रुपए लिया है? लिया एसआई राम सिंह ने। कितना रुपए लिया? लगभग कम से कम 50,000 लिया है। हमें मालूम हुआ है, हमारे सामने कोई लेन देन नहीं हुआ है, लेकिन हमें मालूम हुआ 50,000। हम पर ये कह रहे हैं उनके व्यक्ति लोग कुछ इतनी मोटी गड्डी पहुंच गई, सोचा ना भगते रहो, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, आदमी में कत्ल नहीं होगा तुम्हारा मामला था। कानपुर के चर्चित नौबस्ता रोड रेंज पर दोहरे हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। फरार चल रहे मुख्य आरोपी करण वर्मा को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने घेरेबंदी के दौरान फायरिंग करके भागने की कोशिश की, जिसकी जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लग गई। पुलिस ने करण वर्मा और उत्साह अवस्थी समेत मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि आरोपियों ने मामूली विवाद के बाद से पिता पुत्र और हेलमेट और चाकुओं से हमला करके उनकी हत्या कर दी। घायल आरोपी को कड़ी सुरक्षा के बीच अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।
थाना नौबस्ता में रात्रि में हुए पिता व पुत्र की हत्या के प्रकरण में पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और उनकी निशानदेही पे तीसरे अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए जब पुलिस गई तो वहां पर अभियुक्त द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया, जिसमें कि जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त के दोनों पैरों में गोली लगी है और वो घायल हुआ है। उसे तत्काल उपचार हेतु अस्पताल लाया गया है और इसमें जो भी अग्रिम विधिक कार्यवाही है वो नियमानुसार की जा रही है। फिलहाल पूरे प्रकरण में 3 अभियुक्त पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं और इसमें विधिक कार्यवाही की जा रही है। थाना नौबस्ता में रात ललितपुर के बस स्टैंड पर उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब एक महिला को कथित तौर पर उसके प्रेमी के साथ जाते हुए पति और परिजनों ने पकड़ लिया। इसके बाद से दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया और महिला और उसके साथ मौजूदा युवक की चप्पलों से पिटाई कर दी गई। मौके पर मौजूदा लोगों ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जो अब सोशल मीडिया पर चर्चाओं का विषय बना हुआ है। बस स्टैंड पर हुई इस घटना से कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। मामला जो है सिविल लाइन चौकी क्षेत्र का बताया जा रहा है। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है। महोबा की एक दलित छात्रा से जुड़े कथित अपहरण और दुष्कर्म के मामले को लेकर जालौन के उरे में कांग्रेस नेताओं ने विरोध दर्ज कराया। शहर में कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष राजकुमार वर्मा और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंद ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपकर मामले की न्यायिक जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि छात्र के साथ हुई कथित घटना प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। ज्ञापन में पीड़ित को सुरक्षा, निष्पक्ष जांच और शीघ्र न्याय दिलाने की मांग की गई है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो पार्टी आंदोलन का रास्ता अपनाएगी। कुशीनगर के बांसी घाट पर दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचा 16 साल के किशोर की नदी में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दाह संस्कार के बाद से स्नान के दौरान अचानक से ही पैर फिसलने से प्रियांशु जो है वो गहरे पानी में चला गया और डूब गया। हादसे के बाद से परिवार में कोहराम मच गया और एक ही दिन दादी और पोते की मौत से पूरा गाँव जो है वो गमगीन हो गया। माँ और छोटे भाई का रो रो कर बुरा हाल है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने किशोर को बाहर निकालने का काफी प्रयास किया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। यूपी के पीलीभीत की राजनीति में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। बीजेपी से जुड़े रहे अशोक राजा ने पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। सपा में शामिल होने के साथ ही अशोक राजा ने पूरनपुर विधानसभा सीट से टिकट की दावेदारी भी पेश कर दी है। हालांकि इस सीट पर पहले से कई नेता टिकट की दौड़ में शामिल हैं और ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सपा में टिकट को लेकर घमासान तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में इस बदलाव को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। वहीं गंगा दशहरा के अवसर पर कन्नौज के गंगा घाटों पर आस्था का जनसैलाब देखने को मिला। लाखों श्रद्धालुओं ने मां गंगा में पवित्र डुबकी लगाकर पूजा अर्चना की और दान पुण्य किया। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी आशुतोष अग्निहोत्री और पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने घाट का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने रूट डायवर्जन, पार्किंग व्यवस्था और सुरक्षित इंतजामों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल और साथ ही स्थानीय गोताखोरों की तैनाती की गई। साथ ही खोया पाया केंद्र स्थापित करके पूरे क्षेत्र को सेक्टरों में विभाजित किया गया। महत्वपूर्ण स्थानों को मार्गों को निगरानी सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों के जरिए लगातार की जा रही है। पीलीभीत के पूरनपुर विद्युत डिवीजन परिषद में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने बिजली कटौती के विरोध में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए क्षेत्र में लगातार हो रही बिजली कटौती पर नाराजगी जताई। किसानों का आरोप है कि अनियमित विद्युत आपूर्ति के कारण खेती, किसानी और आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। प्रदर्शन के दौरान संगठन पदाधिकारियों ने विभागीय अधिकारियों से समस्या के शीघ्र समाधान की मांग की। मौके पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहीं बलिया में विनायक सामाजिक महिला सेवा संस्था द्वारा जनगणना 2026 जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया। नगर पालिका शहीद पार्क स्थित एक आवास पर आयोजित कार्यक्रम में संस्था की
प्रबंधक संध्या पांडे ने लोगों से जनगणना में सक्रिय भागीदारी करने और सही और सटीक जानकारी उपलब्ध कराने की अपील की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर रीना पांडे ने कहा कि जनगणना देश के विकास का महत्वपूर्ण आधार है और इससे भविष्य की योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचने में मदद मिलेगी। संस्था की पदाधिकारियों ने जनगणना कर्मियों के सहयोग और सम्मान की अपील करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संस्थाओं की सदस्य मौजूद रही। अलीगढ़ के महेंद्र नगर स्थित वाल्मीकि समाज की करीबी 200 साल पुरानी शमशान भूमि पर कथित अवैध कब्जे को लेकर विवाद गहरा गया है। महर्षि वाल्मीकि जनसेवा समिति ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर आरोप लगाया कि कुछ लोगों द्वारा शमशान भूमि पर कब्जा करके निर्माण कार्य कराया जा रहा है। समिति का कहना है कि इस भूमि की मूल स्थिति को बदलने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे समाज में रोष व्याप्त है। साथ ही स्थिति जो है वो महर्षि वाल्मीकि के मंदिर पर भी अवैध कब्जे के आरोप लगाए गए हैं। वाल्मीकि समाज में प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच करके भूमि और मंदिर को कब्जा मुक्त कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। फिरोजाबाद में उजाला सिग्नल रेनबो हॉस्पिटल आगरा द्वारा नए सेहत केंद्र का शुभारंभ किया गया। केंद्र के उद्घाटन के दौरान अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि अब फिरोजाबाद में मरीजों को विशेष उपचार के लिए आगरा जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही अस्पताल केंद्रों पर आगरा के वरिष्ठ सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर और सर्जन जो है वो नियमित रूप से ओपीडी सेवाएं देंगे। साथ ही मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य उपलब्धता के लिए दवाओं पर 50% तक की छूट भी उपलब्ध कराई गई है। प्रेस वार्ता के दौरान ऋषभ राठी और रेणु राठी ने बताया कि इससे केंद्र के माध्यम से स्थानीय लोगों को विशेष चिकित्सा सेवा जो है शहर में उपलब्ध कराई जाएगी। 26 हॉस्पिटल्स हैं ऑल ओवर इंडिया, 6 राज्यों में हमारी प्रेजेंस है। तो हम यहाँ पे आ गए, हम क्लिनिक हमने यहाँ पर ओपन फिरोजाबाद से और ये उजाला सिग्नल हॉस्पिटल इसकी हमने शाखा इधर फिरोजाबाद में खोली है और हमारे सेहत केंद्र के द्वारा पब्लिक को सुविधाएं दी जाएंगी ताकि फिरोजाबाद से डॉक्टर हम लोग को आगरा जाया करते थे तो आगरा से प्रतिष्ठित डॉक्टर्स हमारे यहाँ उपलब्ध होंगे और पब्लिक को सुविधाएं दी जाएंगी। फिरोजाबाद की जनता के लिए क्या रहेगा और क्या कहना चाहते हैं? फिरोजाबाद की जनता के लिए हमने चीजें फ्रेंचाइजी में ले ली है। जो दवाएं 100% पर और लोग देते हैं वो हमारे यहाँ 50% करके दी जाएंगे। 26 वहीं यूपी के बरेली में निराश्रित गौवंशों के लिए 1500 कुंटल भूसा संग्राम अभियान के लेकर लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है और इस मामले में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने स्पष्ट किया कि इसे शिक्षकों के लिए आदेश या फिर दबाव के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि ये लोक कल्याण और गौवंश संरक्षण से जुड़ा एक सामाजिक कार्य है। वहीं दूसरी ओर कुछ शिक्षकों का कहना है कि वो पहले से ही शिक्षण कार्य, सर्वेक्षण और साथ ही अन्य प्रशासनिक जिम्मेदारियों में व्यस्त हैं और ऐसे में भूसा संग्राम जैसी अतिरिक्त जिम्मेदारियों को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। और वहीं हमारे संवाददाता विनोद जोशी ने इस मामले को लेकर पूरी जानकारी साझा की। आइए देखते हैं उनकी ये खास रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, मैं इस समय हूँ बरेली के बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में। अभी हमने उनसे बात करी, बात इस बात पे करी कि एक 1500 कुंटल जो भूसा है उसका टारगेट मिला है बेसिक शिक्षा अधिकारी को कि अपने अपने ब्लॉकों से आप 1500 कुंटल टोटल भूसा गायों के लिए करवाइए। अब हुआ क्या कि जब ये आदेश गया तो आदेश के बाद कई शिक्षकों ने हमसे संपर्क किया और उन्होंने हमसे कहा क्या हम लोग अब इतनी जनगणना के बाद भूसा भी इकट्ठा करेंगे। तो हम इसी मामलों की जांच करने के लिए आज बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आए। मैडम से हमने बात करी पर मैडम की आंखों में थोड़ा इंफेक्शन था तो इसलिए उन्होंने वीडियो बनाने को मना कर दिया, पर ऑडियो में उन्होंने क्या क्या कहा ये आगे आप देखेंगे। आपका जो सेकंड टारगेट मिला है ये किनके लिए आपके डिपार्टमेंट में और किनको ये टारगेट पूरा करना है, ये आदेश आपने किनको दिया है? देखिए, इसमें मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी महोदय के द्वारा हमको एक लक्ष्य प्राप्त कराया गया था, जिसमें कि उनके द्वारा संदर्भ दिया गया है कि जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में हुई बैठक में हमारे विभाग को
निराश्रित और बेसहारा गौवंश के भरण पोषण हेतु दान में 1500 कुंतल भूसे को एकत्र करना है। इसके लिए हमने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को एक आदेश जारी कर दिया है। हमारे यहाँ 15 खंड शिक्षा अधिकारी हैं, सभी को 100 कुंतल भूसे का लक्ष्य निर्धारित करके दे दिया गया है और उनकी बैठक लेकर के उनको बता भी दिया गया है कि आपके ब्लॉक में जितने भी संभ्रांत लोग हैं या जनप्रतिनिधि हैं या जो संपन्न लोग हैं और जो वॉलंटियर्स हैं जो इस दान में सहयोग करना चाहते हैं, उन सबसे संपर्क करते हुए अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करें। देखिए, ये तो एक पुनीत कर्तव्य है। अगर हमारे विभाग से अपेक्षा की गई है तो निश्चित रूप से हम पूरा प्रयास करेंगे कि जो लोग इसमें स्वेच्छा से दान देना चाह रहे हैं तो निश्चित रूप से कई लोग ऐसे निकल के आएंगे कि जो चाह भी रहे हैं कि निराश्रित गौवंश के लिए वो भूसे दान दें, तो ऐसे ही लोगों को चिन्हित करके उनसे हमें अपना लक्ष्य पूरा करना है। देखिए, वॉलंटियर्स के रूप में अगर कोई शिक्षक आगे आना चाहते हैं तो उनका बहुत स्वागत है। बिल्कुल, ये तो सभी के लिए है। सभी खंड शिक्षा अधिकारी अपने स्तर से इसमें प्रयास करेंगे। जो स्वेच्छा से इस पुनीत कर्तव्य में अपना सहयोग देना चाहेगा उसका बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। वहीं यूपी के महोबा में एक छात्र से कथित अपहरण और दुष्कर्म के मामले को लेकर अलीगढ़ में कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा। पूर्व विधायक विवेक बंसल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घटना की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने इस मामले को बेहद ही गंभीर बताते हुए प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। पीड़ित के न्याय दिलाने की मांग भी की। ज्ञापन के माध्यम से राज्यपाल से पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की अपील की। महिला बलात्कार और उत्पीड़न का जो प्रकरण प्रयागराज का सबके सम्मुख आया और जिस तरीके से जानवरों की तरह उसके साथ जो व्यवहार किया गया, जो महोबा की लड़की थी 16 दिन उसको बंधक बनाकर उसका उत्पीड़न, उसके साथ बलात्कार, सामूहिक बलात्कार किया गया, उसके खिलाफ हम लोग आज यहाँ पे एक तरफ आदरणीय मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि ये अपराध मुक्त प्रदेश है, दूसरी तरफ आए दिन इस तरीके से महिलाओं का यौन उत्पीड़न हो रहा है, उनके साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। तो ये क्या इसका मतलब समझा जाए कि सिर्फ ये कोरे कागजों पर ये इस तरीके का नारा दिया जा रहा है, बल्कि अब तो इसके सापेक्ष घटनाएं रोज घटित हो रही है। तो हम मांग करते हैं कि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, प्रशासनिक स्तर पर भी होनी चाहिए। जो कि कहीं ना कहीं संज्ञान में आया होगा, उसका बाप या उसका पति जरूर गया होगा लोगों को। क्लीनिंग सिस्टम चले हुए हैं, जो छात्राएं हैं क्लीनिंग सिस्टम में जाती हैं, अब उनका पूरी तरह से नहीं होता है, इस विषय में किस तरह की मुहिम चलाएंगे? देखिए, मेरे को पूरी तरीके से इसकी विस्तृत जानकारी नहीं है। कहीं पे भी अगर महिलाओं का या छात्राओं का उत्पीड़न हो रहा है वो निंदनीय है और उस पर रोकथाम तुरंत अवलंब होनी चाहिए, उसका संज्ञान लेना चाहिए। और जो कुछ है वह इस तरीके की जो घटनाएं घटित हो रही है उसकी अगर आप मुझे विस्तृत जानकारी देंगे तो हम संज्ञान लेते हुए उसका जो कार्रवाई करनी होगी हम करेंगे। जालौन क्षेत्र में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक डंपर में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि खाली करते समय डंपर का पिछला हिस्सा ऊपर से गुजर रही लाइन से टकरा गया, जिससे चिंगारी उठी और ट्रक का पिछला हिस्सा देखते ही देखते आग के गोले में तब्दील हो गया। घटना के बाद से इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। पुलिस और संबंधित विभाग मामले की जांच में जुटे हैं। जालौन के विकासखंड कार्यालय में कथित कमीशनबाजी को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि कंप्यूटर ऑपरेटर और रोजगार सेवक के बीच मारपीट हो गई। रोजगार सेवक ने आरोप लगाया कि कंप्यूटर ऑपरेटर ने उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। घटना के बाद से कंप्यूटर ऑपरेटर कार्यालय से फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल का मेडिकल परीक्षण कराते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। वो
है कि हमारी आईडी एक उदाहरण बनना है। तो आईडी मैंने बृहस्पतिवार को कंप्यूटर पर जादू द्वारा बनवाई थी। जादू द्वारा वो आईडी 1 से अप्रूव होती है P11 से, उनके द्वारा मुझसे 3% मुझे कमीशन हुई। तब मैं योगधारक को फॉरवर्ड करूँगा आपकी आईडी। मैं आज आया, मैंने कहा कि भाई फॉरवर्ड कर दीजिए और हमारा एस्टीमेट है, काम लेबर कह रही है काम चालू करवा दी। तो बोले कि मैं फॉरवर्ड नहीं करूँ जब तक मुझे कमीशन नहीं मिलेगा। कमीशन के लिए जी जी। उसके बाद मैं आया, मैंने जैसे कहा कि आप फॉरवर्ड क्यों नहीं करोगे, तो क्यों नहीं करोगे आप बताइए। इसने मेरे ऊपर पहले क्वेश्चन मारी, उसके बाद कंप्यूटर उठा के मेरे ऊपर मार दिया जो आपके सामने है। तो फिर मेरे कानूनी चोट है, सब नागुनी चोट है, आपके सामने है सारी चीज़ें। और बार बार धमकी यही दी जा रही है कि मेरे प्रगति मेरे रिश्तेदार हैं, मेरा आप सबका पद है ब्लॉक में, जो आप मैं जालौन के उरई शहर में एक महिला ने अपने ही रिश्तेदारों पर कब्जा करके धमकी देने का आरोप लगाया। जिलाधिकारी ने न्याय की गुहार लगाई गई है। बता दें कि गांधीनगर निवासी जो है सरोज वर्मा का कहना है कि उन्होंने पारिवारिक संबंधों के चलते अस्थायी रूप से गैरेज इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी, लेकिन अब उसे खाली करने से इनकार कर दिया है। महिला ने आरोप लगाया कि गैरेज वापस मांगने पर उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और धमकी भी दी गई। पीड़ित ने जिलाधिकारी से निष्पक्ष जांच करके न्याय की गुहार लगाई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी जानकारी यूपी से निकलकर सामने आ रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दे इस वक्त की यूपी सरकार का बड़ा फैसला। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही कि यूपी सरकार का बड़ा फैसला, प्रधान ही प्रशासक बनकर चलाएंगे गांव। बड़ी जानकारी आपको दे दे कि यूपी सरकार का ये बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है, जहां पर अब प्रधान ही प्रशासक बनकर चलाएंगे गांव। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि यूपी सरकार का ये बड़ा फैसला है। यूपी में विधानसभा चुनाव 2027 के बाद ही पंचायतों का गठन होगा और इसको देखते हुए 26 मई से पहले ग्राम पंचायतों को प्रशासक बनाया गया है और यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर चल रही अटकलें जो है अब फिलहाल खत्म हो गई है और अब पंचायत चुनाव जो है 2027 विधानसभा चुनाव के बाद ही होगा। बड़ी जानकारी आपको दे दे, यूपी से खबर निकलकर सामने आ रही है कि अब प्रधान जो है उनको प्रशासक के तौर पर काम करना होगा। यूपी सरकार का ये बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है और उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव जो है विधानसभा चुनाव यानी कि 2027 के बाद कराने की तैयारी है और इसी कारण ग्राम सभाओं के प्रशासकों को लेकर ये बड़ा फैसला किया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने मौजूदा ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक बनाने का बड़ा फैसला किया है। बता दें कि सरकार ने पहली बार प्रधानों को चुनाव तक प्रशासक की जिम्मेदारी देने का फैसला किया है। यूपी में अभी तक एडीओ पंचायत को प्रशासक बनाया जाता था, लेकिन अब इस बार राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड की तर्ज पर ग्राम प्रधानों को ही ये जिम्मेदारी दी गई है। पंचायत चुनाव तक गांव के विकास कार्यों की जिम्मेदारी मौजूदा प्रधानों के पास ही रहेगी। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। ऐसे में यूपी से ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दे दी है। बड़ी जानकारी बता दें आपको कि पंचायत चुनाव होने तक ग्राम प्रधान ही रहेंगे प्रशासक। बड़ी जानकारी, यूपी सरकार का बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है, जहां पर प्रधान ही प्रशासक बनकर चलाएंगे गांव और ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने ये हरी झंडी दे दी है। और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हैं, उनसे जानते हैं कि यूपी में ये बड़ा फैसला हुआ है। यूपी सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। अब यूपी में जो प्रधान के चुनाव होने वाले थे वो अब 27 में होंगे, लेकिन प्रधान ही प्रशासक बनकर गांव चलाएंगे। सर, किस तरीके से देख रहे हैं, ये बड़ा फैसला लिया गया है यूपी में? नहीं सर, बिल्कुल ये सरकार का बड़ा फैसला लिया गया, क्योंकि अभी मामला पूरा संशय में था कि 26 तारीख को यानी कल 26 मई को इनका पिछला जो कार्यकाल है प्रधानों का वो खत्म हो रहा है। उसके बाद में क्या जो अधिकार है वो एसडीएम के पास आ जाएंगे, तहसीलदार के पास आ जाएंगे। इस तरह की कानाफूसी हो रही थी, लेकिन अब सरकार ने आज फैसला ले लिया है कि
जब तक अगले चुनाव ना हो, चुनाव चाहे SIR को लेके या किसी तरीके को लेके जैसे डिले हो रहे हैं, तो उस दरमियान जितना समय बीतेगा और जितना समय रहेगा, तो उस बीच में वही पुराने प्रधान प्रशासक के तौर पे काम देखते रहेंगे। ये फैसला लिया है, लेकिन इसमें 2-3 चीजें सामने नहीं निकल के आई हैं। क्या जो प्रधानों को एक पारिश्रमिक दिया जाता है वो दिया जाएगा? बिल्कुल। क्या जो बजट आता है, अब गांव में क्या होता है, खड़ंजा, नाली, छोटे मोटे काम, इसी तरीके के सारे काम होंगे, क्या उसका भी बजट आएगा? उस बजट के क्या वो अधिकारी होंगे, क्या अपने से वो करवाएंगे? ये सारी चीजें मुझे लग रहा है कि कल तक सब क्लियर हो जाएगी कि उनके अधिकार पहले जैसे यथावत रहेंगे या सिर्फ नाम मात्र के लिए उनको प्रशासक की उपाधि दे दी जाएगी। जी। बिल्कुल। ऐसे में सर, सरकार ने पहली बार प्रधानों को चुनाव तक प्रशासक बने रहने की जिम्मेदारी दी है, तो क्या जो ग्राम प्रधान है उनका जो कर्तव्य अभी तक वो निभाते आए हैं, आगे भी वो कंटिन्यू रहेंगे ऐसे ही? मुझे लगता है कि अगर सरकार उनको पहले जैसे जिम्मेदारी देगी, पहले जैसे सारे अधिकार उनको दिए जाएंगे, उनको सैलरी वगैरह जो 5-6 हजार रुपए जितनी भी दी जाती है वो अगर उनको देंगे, तो जो प्रधान है वो उस काम में रुचि लेंगे। बिल्कुल। वरना तो प्रधान क्यों फ्री फंड में किसी तरीके के काम करें, वो अगले चुनाव की तैयारी करेंगे। तो ये सब, इन सब चीजों को देख के, और इसमें जो विपक्ष के लोग हैं वो भी इस चीज का विरोध करेंगे कि भाई चुनाव होना चाहिए और जल्द से जल्द चुनाव होना चाहिए। अगर चुनाव नहीं होता है तो इनको पंचायत को गांव की सरकार कही जाती है, तो ये सरकार फिर काम कैसे करेगी? भाई गांव में पता चला बिजली, पानी, खड़ंजा टूटा हुआ है, सड़क टूटी हुई है, साफ सफाई, उसकी जिम्मेदारी किसके जिम्मे आ जाएगी? क्या तहसीलदार खुद छोड़ के तहसील वहां पे जाएगा, या SDM अपना कार्यालय छोड़ के उस गाँव में जाएगा? इन सब चीजों को लेके मुझे लगता है कि इसमें अभी संशय बना हुआ है। हालांकि ये ठीक है, जब तक अगर चुनाव नहीं हो रहा है, वो किसी तरीके से डिले हो रहा है चुनाव सरकार की तरफ से, तो उस बीच में अगर प्रधानों को प्रशासक बनाने का अगर निर्णय लिया है, तो ये मुझे लगता है बहुत ही काबिले तारीफ फैसला है। बिल्कुल। ऐसे में सर, 2027 के चुनाव को लेकर ये फैसला कितना बड़ा है और कितना अहम है? अनीता, मुझे लगता नहीं कि 2027 के जब विधानसभा चुनाव होंगे तो उसके साथ ही ये पंचायत के चुनाव भी करवा लिए जाएंगे, क्योंकि पंचायत के चुनाव में भी कोई छोटे मोटे नहीं है, बहुत बड़ा चुनाव कहा जाता, और वो भी उत्तर प्रदेश जो भारत का सबसे बड़ा सूबा है, जहाँ 25-26 करोड़ की जनसंख्या है, और वहाँ पे एक साथ आप तो प्रधानी का भी चुनाव करवा रहे हो, और दूसरा सबसे बड़ा मुझे लगता है कि केंद्र का भी सेमीफाइनल कहा जाता विधानसभा चुनाव जो 27 में ही होगा, तो दोनों तो एक साथ में करवाना ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि भाई चलो 27 में फरवरी मार्च में चुनाव होंगे विधानसभा के, ये हो सकता है कि इसी साल अंत में या फिर एक महीने पहले, 1 महीने पहले का मतलब दिसंबर में करवा देंगे या फिर जनवरी में करवा देंगे, तब तो ठीक है। लेकिन एक साथ चुनाव करवाना मुझे लगता है इतनी बड़ी ना ही तंत्र के पास है ना ऐसी व्यवस्था है, क्योंकि इतने बड़े सूबे में एक साथ चुनाव करवाने के लिए आपको निर्वाचन तंत्र आपको बड़ा करना पड़ेगा, कर्मचारियों की संख्या आपको बढ़ानी पड़ेगी, वो जितनी मुझे लगता नहीं है इनके पास इतनी है। बिल्कुल। ऐसे में सर, 57,600 से ज्यादा ग्राम प्रधान है पूरे सूबे में, तो क्या लग रहा है जो गांव में जितनी जिम्मेदारी होती है, कहीं ना कहीं वो चुनाव को देखते हुए मुश्किलें आ सकती हैं? एकदम मुश्किलें आएंगी। 57-58 जो आपने आंकड़ा बताया, इतने सारे प्रधान एक सूबे में हैं, अब ऐसे में इनको एक मंच पे बांधे रखना और उनको ये कह देना कि आप कल से प्रधान नहीं हो, बिल्कुल, अब आप प्रधान की जगह प्रशासक। भाई प्रशासक अगर कहा जाए तो प्रशासक SDM को भी कहते हैं, तहसीलदार को भी कहते हैं, कानून को भी कहते हैं। प्रशासक की उपाधि उन्हीं को मिल पाती है जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो अधिकारी होता है, जो चुन के आता है, बिल्कुल, तो उनको कहा जाता। अब उसमें अगर प्रधानों की भी अगर कैटेगराइज आप कर दोगे, उनको भी अगर शामिल कर दोगे, तो इसमें तो कंट्रडिक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा। फिर ये पता ही नहीं चलेगा कि प्रधानी का काम क्या है, प्रशासक का काम क्या है। तो मुझे लगता है इसमें कुछ ना कुछ चीजें ऐसे निकाल के दी जाएंगी और वो कल तक की स्थिति साफ हो जाएगी कि प्रधानों का काम क्या था, अब प्रशासक के रूप में उनको क्या काम दिया जाएगा, उनकी जिम्मेदारियां क्या दी जाएंगी और किस तरीके से वर्क का जो स्टाइल है करने का कैसे बताया जाएगा, ये मुझे लगता है सरकार कल तक बताएगी।
ठीक है सर, तमाम जानकारी और जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बता दें कि यूपी में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल आज यानी 25 मई तक ही था और उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी ग्राम पंचायतों में उनका ही दखल रहेगा। यूपी पंचायती राज विभाग के ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक का कार्य देने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दे दी है। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।